वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी एग्जांपल्स को। उस वीडियो के अंदर हमने 4 केस डिस्कस किए थे। यहाँ पर हम हर केस की कम से कम एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं पहले केस में जहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया था, तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो मैं ज़रा याद करवा दूँ कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस किस तरह की होती हैं। ऐसी इक्वेशन जो इक्वल टू ज़ीरो ना हो बल्कि कुछ ना कुछ आ रहा हो, कोई ना कोई फंक्शन आ रहा हो। यहाँ पर अगर यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तब ये जो इक्वेशन होगी ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हम नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, इसलिए ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, किसी फंक्शन के इक्वल होगा ये। सबसे पहले एग्जांपल चेक करते हैं एक्सपोनेंशियल की। तो मैं वो यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, डी स्केयर प्लस 3d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 15 EX। अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, 2 तरह के। उनको बाद में सम करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है जिसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक सॉल्यूशन आएगा जी जब हम इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, वो कौन सा होगा? वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिर हम इक्वल टू ज़ीरो रखे बगैर इनको यूज़ करते हुए, सबको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक फॉर्म लिखते हैं। करैक्टरिस्टिक फॉर्म में क्या आता है कि इतना पार्ट जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा? ज़ीरो के इक्वल। ज़ीरो के इक्वल लिखने का पर्पज़ ये है कि हमने पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए। तो हम होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो मैं इसको 1 का नाम देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ characteristics फॉर्म ऑफ 1। इसकी करैक्टरिस्टिक फॉर्म क्या होगी? डी स्केयर प्लस 3d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लें, यहाँ से d की वैल्यू निकालें। डी स्केयर प्लस 4d माइनस d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस 4d और माइनस 4d माइनस डी कितना बनता है? 3d। इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4d स्क्वायर बनता है। ये आप लोग जानते ही हैं, ये तो बच्चों वाला काम है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से d कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा d प्लस 4। सेकेंड 2 टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लें, अंदर बच गया d प्लस 4। तो यहाँ d प्लस 4 इधर भी है, इधर भी है, ये कॉमन ले लें, d प्लस 4 इंटू d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। d प्लस 4 को अलग से 0 के ऊपर रखेंगे तो d की एक वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, सॉरी माइनस 4 आ गई, दूसरी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी दोनों को अलग अलग जब हम 0 के ऊपर रखेंगे तो ये 2 d की वैल्यूज़ आ गई। हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से निकालना है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हमने नाम देते हैं yc का। y की जगह पे मैं यहाँ पे x नहीं लिख सकता, ना z लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, और हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का कैलकुलेट किया जाता है। तो yc इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि अगर 2 आंसर डिफरेंट आ जाएं और वो रियल हों तो हमने उसके लिए क्या करना है? फर्स्ट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल की पावर में फर्स्ट आंसर वो कौन सा है? -4, और साथ क्या आ जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कौन सा है? x है। प्लस सेकंड कांस्टेंट मैं c1 c2 लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर a1 a2 भी लिख सकते हैं। तो e की पावर में यहाँ पर सेकंड आंसर कौन सा है? 1 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 1x ले लें, यहाँ पे -4x ले लें, कोई इशू नहीं है, तो फिर भी सही है। ये था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और अगर याद हो तो मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका बताया था कि आपने इक्वल टू 0 नहीं रखना, आपने y की वैल्यू पहले से निकाल ली है, यानी कि ये उठा के उधर ले जाना है एक दफ़ा, फिर उसको सॉल्व करना है बाद में। yp, अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर इंटीग्रल को नाम दे रहा हूँ yp का। ये सारी जो टर्म है ये वाली, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 15 कॉन्स्टेंट मैं एक साइड पे रख रहा हूँ, ex ओवर डी स्केयर प्लस 3d माइनस 4, डी स्केयर प्लस 3d माइनस 4। इसको हम अब सॉल्व करते हैं। अब देखें एक्सपोनेंशियल के लिए मैंने टेक्निक बताई थी कि एक्सपोनेंशियल की पावर में कोई वेरिएबल पड़ा हुआ है, इसके साथ वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। अब वो कोएफिशिएंट आपने d की जगह पुट करना है।
पुट करने से अगर तो आंसर 0 आ जाता है, बटे में 0 आ गया वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो हमने उससे बचना है। तो पहले चेक करें x के साथ यहाँ पे क्या है 1 है, d की जगह 1 पुट करें, 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये 3 1 3, 1 + 3 4, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, और बटे में 0 नहीं आना चाहिए। तो हम इस तरह की सिचुएशन में क्या करेंगे, ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डेरिवेटिव ले लें। डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d प्लस 3d का डेरिवेटिव 3, वैसे d का डेरिवेटिव 1 और -4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। असल में यहाँ पे जो d है ना, ये डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। ये यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा y डबल प्राइम लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर y, यानी कि y का डबल डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, फिर x की जगह पर 1 पुट करके देखें, अब वो नहीं बनेगा 0, तो नहीं बन रहा है, इसलिए हम पुट कर देते हैं 2 × 1 + 3, 15x ex ओवर ये कितना हो गया 2 × 1 + 3 5 हो जाएगा, एंड 5 3 = 15, तो ये बन गया जी 3x ex, ये yp निकला है। ये हमारे पास yc है और ये yp है। तो मैंने बताया था कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना है, y = yc + yp। तो yc कितना है जी, c1 e⁻⁻4x + c2 e⁻x प्लस yp कितना है 3x ex। ये थी हमारी पहली एग्जाम्पल जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, तो उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। अब हम साइन की तरफ आते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो y डबल प्राइम को थोड़ा सा चेंज करें, जैसे मैंने पहले बताया था। y डबल प्राइम को हम किस तरह से लिख सकते हैं, d स्क्वायर y, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ y। असल में y डबल प्राइम का मतलब भी डबल डेरिवेटिव ऑफ y है। ये हम इस तरह इसलिए ऐसे कर रहे हैं ताकि बिल्कुल इस तरह की इक्वेशन बन जाए और उसको सॉल्व करना आसान हो, फैक्टर बनाने हमारे लिए आसान हो जाए। -4 और d y प्राइम में यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y, एक डेरिवेटिव है ना यहाँ पे, प्लस 13y = 8 sin 3x। अब y यहाँ पर तीनों टर्म्स में आ रहा है, ये यहाँ से कॉमन ले लें, d² - 4d प्लस 13 × y = 8 sin 3x। जैसा पहले मैंने बताया था कि इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म लिखनी है, उसी तरह अब पहले भी जैसे पहले की लिखी थी उसी तरह इसकी लिख दें, प्लस 13 = 0, यानी इतनी टर्म को क्या कर लेना, उठा के 0 के को रख लेना, यानी होमोजीनियस बनाना है ऐसे। अब देखें तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे, फैक्टर नहीं बन रहे तो हम क्या करेंगे, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था जी, d = जो अंदर वेरिएबल मौजूद होता है उसी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पे d है तो d कैलकुलेट करेंगे, d = -b, b कितना है जी 4 है, माइनस से मल्टीप्लाई आके प्लस हो जाएगा, -4a -b प्लस -b², यानी कि -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, -4ac, a 1 है, c हमारे पास 13 है, तो 4 1 = 4 और 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 से 12, 4 1 = 4 एंड 1 5, ये इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ओवर 2a, a कितना है 1, तो ये 2 1 = 2 रह जाएगा सिर्फ। d = 4 +- अब 52 में से 16 को माइनस करें, ये हमारे पास बन जाएगा 36, और 52 बड़ा है, इसके साथ नेगेटिव का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, -36 √2, 4 +- 36 का अंडर रूट होता है जी 6, ये हमें पता है। अब नेगेटिव का साइन जब अंडर रूट के अंदर आ रहा हो तो -1 का अंडर रूट क्या होता है, अयोटा होता है, या नेगेटिव का अंडर रूट क्या होता है, अयोटा होता है, यानी ये कम्प्लेक्स फॉर्म बना देता है। ओवर 2, जो ओवर में 2 आ रहा है वो इसके ओवर में अलग कर दें, इसके ओवर में अलग कर दें, तो d = ये हो गया जी 2 2 = 4 एंड 2 3 = 6। और याद हो तो मैंने कम्प्लेक्स फॉर्म को लिखने का भी तरीका बताया था कि उसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, e की पावर में जो रियल टर्म है वो लिखनी है 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनटू फर्स्ट कांस्टेंट कॉस
और जो इमेजिनरी पार्ट है 3x प्लस इसी तरह C2 साइन और वही से फिर 3x, यानी कि जो रियल टर्म है वो सिर्फ यहाँ पे लिखनी है और जो इमेजिनरी टर्म है यानी कि जो अयोटा के साथ टर्म पड़ी हुई है वो दोनों के साथ लिखनी है, साइन और कॉस के साथ। अब YP कैलकुलेट करते हैं, यानी कि साइन आ जाए तो YP कैलकुलेट करने का क्या तरीक़ेकार है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ से पहले तो y की वैल्यू निकालें जैसे कि हमने पहले किया था। तो ये क्या आ जाएगा, 8 कांस्टेंट है, मैं थोड़ा साइड पे करके लिख रहा हूँ, साइन 3x ओवर डी स्केयर माइनस 4d प्लस 13, डी स्केयर माइनस 4d प्लस 13। अब इसमें क्या करना है कि हम यहाँ पर d की जगह पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर याद हो तो पिछली वीडियो के अंदर भी हमने यही बात की थी कि हम डी स्केयर की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो लाजमी तौर पे देखें ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर वो देखेंगे तो इसमें इसकी आसानी से समझ आ जाएगी आप लोगों को। अब यहाँ पे एंगल में जो एंगल पड़ा हुआ है 3x, इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो कौन सी है, 3 है। कॉन्स्टेंट टर्म का स्केयर लेना है, 3 का स्केयर कितना हो जाएगा 9, साथ नेगेटिव का साइन लगा के ये डी स्केयर की जगह पे पुट कर देना है। अगर पुट करने से आंसर 0 आ रहा है बटे में, तब फिर क्या करना है, ऊपर x से मल्टीप्लाई नीचे डेरिवेटिव जैसे पहले कहा था मैंने, तो यहाँ पर वो 0 नहीं आएगा। 8 साइन 3x ओवर डी स्केयर की जगह पे पुट करें -9 माइनस 4d प्लस 13, 8 साइन 3x, तो ये बन जाएगा माइनस साइन प्लस 13 बन गया 4 माइनस 4d, 4 माइनस 4d ये बच गया, दैट इज इक्वल टू 8 साइन 3x ओवर 4 कॉमन ले लें नीचे से, ये बन गया, अंदर आ जाएगा 1 माइनस डी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि डी स्केयर की जगह पे वैल्यू पुट करनी है हमेशा, डी की जगह पे तो पुट ही नहीं कर सकते। तो डी का क्या करेंगे, डी को किसी तरह से डी स्केयर बनाते हैं। अब डी स्केयर बनाने का तरीका ये, नीचे 1 माइनस डी है तो 1 प्लस डी से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें ताकि नीचे 1 माइनस डी स्केयर बन सके। तो मल्टीप्लाई करें, ये कर दें इनको, 4 2 8, 2 साइन 3x, 2 1 प्लस डी को ऊपर मल्टीप्लाई किया साइन 3x, और जब नीचे डिवाइड किया था तो ये हो गया था जी 1 माइनस डी स्केयर। टू साइन 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साथ 2 को भी करें, ये हो गया जी 2 साइन 3x, एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन 3x को भी साथ मल्टीप्लाई किया। या आप ऐसा करें, चलें इसी तरह लिख दें, बेहतर है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें और साइन 3x को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस 2 साइन 3x को जब d से मल्टीप्लाई किया तो d क्या चीज़ है, ये डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 cos 3x ओवर 1 माइनस, अब डी स्केयर की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर डी स्केयर की जगह पुट कर देना है -9, तो वो यहाँ पे पुट किया तो ये बन जाएगा 10, ये +9 हो जाएगा। 2 साइन 3x, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, कॉमन ले लें, अंदर बच गया साइन 3x प्लस 3 cos 3x ओवर 10, 9 + 1 10, ये हो गया 2 5 10, साइन 3x प्लस 3 cos 3x ओवर 5, ये निकला है जी पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, तो yc कितना निकाला है, e2x इंटू c1 cos 3x प्लस c2 साइन 3x प्लस ये वाला साइन 3x प्लस, अब यहाँ पे 5 जो है इनके ओवर में अलग अलग भी लिख सकते हैं, प्लस 3 ओवर 5 cos 3x। ये थी इसकी सेकंड एग्जांपल। अब थर्ड की तरफ आते हैं कि यहाँ पर असल में थर्ड समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि 2x स्क्वायर जब आ जाता है, यानी कि कोई पोलिनोमियल आ जाता है इस तरह का, x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस x या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तब हमने किस तरह से सॉल्व करना है इसके बारे में बात करते हैं।
क्वेश्चन 3, डी क्यूब प्लस डी इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 sin x। सबसे पहले तो इसकी करेक्टरिस्टिक फॉर्म लिखें, वो क्या बन जाएगी, डी क्यूब प्लस डी इज इक्वल टू 0। दोनों में डी आ रहा है तो डी कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब डी को अलग से 0 के इक्वल करें, एक डी की वैल्यू 0 आ गई, डी स्क्वायर प्लस 1 को अलग से, तो ये क्या बन गया जी, डी स्क्वायर और 1 इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। दोनों तरफ का जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि -1 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा और -1 का अंडर रूट होता है आयोटा, और ये प्लस माइनस आ रहा है अंडर रूट की वजह से। अब 3 आंसर हैं, एक ये और 2 ये। सबसे पहले तो इसके बारे में करें बात, वाई सी इज इक्वल टू C1 e की पावर 0x। अब e की पावर 0x, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, e की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि सिर्फ C1 रह जाएगा प्लस। अब देखिए ये आंसर जो है ये आ रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये रियल फॉर्म में नहीं आ रहा। तो मैंने बताया था कि इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे कुछ कोई कांस्टेंट नहीं है तो अब यहाँ पे 0 लिख लें। यहाँ पे 0 लिखेंगे तो क्या होगा, e की पावर में पहले जो रियल पार्ट है और साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी इनटू, अब ये फर्स्ट कांस्टेंट था, यहाँ पे सेकंड आएगा, कॉस अयोटा के साथ जो रियल पार्ट आ रहा है, यानी अयोटा के साथ जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है 1 है, वो यहाँ पे लिख दें, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस C3, फिर से साइन के साथ भी वही लिखें sin x। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं जी इसकी पार्टिकुलर इंटीग्रल की, जो मेन मकसद था इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने का, कि यहाँ पे 2x स्क्वायर आ रहा है, sin x का तो पता है हमें कि किस तरह से करना है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी बात की है। तो वाई पी दैट इज इक्वल टू पी, साथ नीचे लिख रहा हूँ पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, सी लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये डी क्यू प्लस डी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वाई पी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर ओवर डी क्यू प्लस डी, ये इसके ओवर में मैंने अलग से डिवाइड कर दिया प्लस, और 4 sin x के ओवर में अलग से कर दिया, डी क्यू प्लस डी। 2x स्क्वायर के ओवर में अलग से डिवाइड हो गया, इधर ये अलग से डिवाइड हो गया। अब इन्हें सॉल्व करें, अगर x स्क्वायर इस तरह की कोई टर्म आ जाती है तो मैंने क्या बताया था कि क्या करना है, हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करवाना है। उसके लिए क्या करना है कि हमें पहले 1 चाहिए यहाँ पर। अब 1 बनाने के लिए क्या करना है कि जो भी आपके पास वेरिएबल आ रहा है उसमें देखिए सबसे कम पावर वाला कौन सा है, ये वाला सबसे कम पावर वाला, इसकी 1 है, इसको कॉमन ले लें यहाँ से, ये बन गया डी कॉमन ले लिया, अंदर बच गया डी स्क्वायर प्लस 1, इसे मैं 1 प्लस डी स्क्वायर लिख रहा हूँ प्लस। अब इसमें भी ज़रा देख लें कि क्या ये x के साथ कौन सा कांस्टेंट आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर लेंगे वो क्या बन जाएगा, 1 ही बनेगा, उसके साथ माइनस लगाकर डी स्क्वायर की जगह पे पुट कर दें। अब डी स्क्वायर कहाँ से निकालेंगे, डी क्यूब को इस तरह से लिखें डी डॉट डी स्क्वायर। जब डी डॉट डी स्क्वायर लिखा तो ये क्या बन गया जी, माइनस डी बन गया प्लस डी। तो अगर देखें ये तो 0 बन गया, ये यहाँ पे माइनस डी प्लस डी, क्योंकि डी स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, साथ दूसरा डी वैसे ही माइनस डी प्लस डी, ये 0 हो गया। तो हम क्या करते हैं जी, ऊपर x का डेरिवेटिव लेके, सॉरी ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेते हैं, 4x sin x ओवर 2 डी क्यूब सॉरी 3 डी स्क्वायर प्लस 1। इधर देखें 1 ओवर डी, ये वाला मैंने सेपरेट कर लिया। अब ये चीज़ हमें बटे में नहीं चाहिए, ये भी हमने बात की थी, एक तो हमें 1 चाहिए, दूसरा ये कि इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रही हो। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस डी स्क्वायर की नीचे पावर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी, प्लस 4x sin x। अब डी स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करें, यानी कि x के साथ 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर के साथ माइनस लगा के वो यहाँ पे पुट करें, तो ये क्या बन गया जी, 3 × -1, ये बन गया -3 प्लस 1, और यहाँ पे 2x स्क्वायर नहीं लिखा, ओके 1 प्लस डी इंटू, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर बाइनोमियल थ्योरम, सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़ा था 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज में। तो वहाँ बाइनोमियल थ्योरम क्या है, 1 प्लस एक्स एंड इट्स पावर n, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने इसका प्रूफ भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर।
अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स की जगह पे है डी स्केयर, एक्स की जगह पे डी स्केयर है और n की जगह पे है -1, तो ओपन करें 1 प्लस एन एक्स, n की जगह पे क्या है -1, x की जगह पे क्या है डी स्केयर। मैं इसको मज़ीद नहीं खोल रहा, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ इतना लिख के ही। उसकी क्या वजह है, आगे जब जाएंगे ना तो x की पावर 2 हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्केयर की पावर 2 हो जाएगी, यानी d के पावर में 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 4 डेरिवेटिव, तो 4 डेरिवेटिव जब हम 2x स्केयर के ऊपर अप्लाई करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम आगे जाएंगे नहीं, डी स्केयर तक ही हम इसको रखेंगे इंटू 2x स्केयर प्लस 4x साइन एक्स -3 प्लस 1 हो जाएगा -2, 1/d ये हो गया जी 2x स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2x स्केयर एंड प्लस माइनस डी स्केयर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 2x स्केयर को, डी स्केयर यानी कि डबल डेरिवेटिव, 2x स्केयर का एक डेरिवेटिव आ गया 4x, दूसरा आ गया 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 4, ये तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, प्लस माइनस 2 to the 4 2x साइन x। अब बात करते हैं जी 1/d की। हमें पता है कि डेरिवेटिव का जो उल्ट होता है वो इंटीग्रेशन होती है, ऐसा हम कहते हैं। तो 1/d डेरिवेटिव का उल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/d असल में यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दें। 2x स्केयर है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी x³/3 -4x, ये सिर्फ इतने के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, आगे -2x साइन x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये निकला है जी पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आया था। अब लिखें जनरल सॉल्यूशन y = yc + yp, तो yc कितना है जी c1 प्लस e⁻0x, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकला है प्लस 2/3 x³ -4x -2x sin x, ये इसका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जांपल की, जिसके अंदर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, d³ - d² प्लस 3d प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है। सबसे पहले देखें क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं, इसके फैक्टर हम बनाएंगे तो नहीं बनेंगे, क्योंकि पहले तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें d की वैल्यूज़ चाहिए, d की वैल्यूज़ यहाँ से हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो इसकी पावर आ रही है ना 3, ये हमने कम करनी है, इसको 2 बनाना है। जब ये 2 बन गई तो हम फैक्टर बना पाएंगे या उसकी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकेंगे, फिर आसानी हो जाएगी। अभी हमारे लिए आसानी नहीं है। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि क्वाड्रेटिक में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करना है। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, इनके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, d³ का 1, d² का -1, d का 3 और ये 5, एंड पे जो कॉन्स्टेंट सिंपल है। अब इसको डिवाइड किस पे करना है, अब आपने चेक कैसे करना है कि किस पे डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पे 1 पुट करके देखें क्या आंसर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। -1 पुट करके देखें क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। 1/2 पुट करके देखें, जहाँ पे आंसर 0 आ गया d की जगह पे वैल्यूज पुट करने पे, तो उस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, तो ये -1 पे डिवाइड होगा। फर्स्ट टर्म को हमने क्या करना है, नीचे वैसे का वैसे लिख देना है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 -1 हो गया जी -2, इस -2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है 2 + 3 5, ये आपने पढ़ा भी हुआ छोटी क्लासेस के अंदर सिंथेटिक डिवीजन के बारे में। 5 को -5 से मल्टीप्लाई करें, ये -5 और -5 + 5 कितना हो गया 0, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया इसका। अब d की एक वैल्यू कौन सी आई है -1, ये मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, या ये एक साथ इक्वेशन भी बन गई। क्या कौन सी बन गई है, 1d² -2d प्लस 5 = 0, ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई है। अब देखें क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं, अभी भी फैक्टर नहीं बन रहे, लेकिन अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, d = -b लिखते हैं, b की जगह पे क्या आएगा -2, वो माइनस से मल्टीप्लाई आके प्लस हो जाएगा, प्लस -b², यानी कि -2 का स्क्वायर वो कितना आ जाएगा 4, -4ac, a 1 है, c 5 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,
ओवर 2a, यानी a 1 है, 2 1 का 2 बच जाएगा। 2 प्लस माइनस 4 माइनस 20 कितना हो गया, -16 ओवर 2। d इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब जो 16 है उसका अंडर रूट होता है 4, और अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, ये क्या बन जाएगा, अयोटा आ जाएगा इसकी जगह पे। अब बटे में जो 2 आ रहा है वो इसके ओवर में अलग लिख दें, इसके ओवर में अलग लिख दें। d इज इक्वल टू 2 1 का 2 प्लस माइनस 2 2 4, 2 अयोटा। फिर से कम्प्लेक्स आ रही है फॉर्म। अब क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब निकालेंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो e की पावर में जो रियल पार्ट है इसका वो कौन सा है, 1 1, लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू c1 कॉस, और जो इमेजिनरी पार्ट है अयोटा के साथ जो टर्म आ रही है वो कौन सी है, 2 प्लस c2 यानी सेकंड कांस्टेंट, फिर साइन के साथ वही टर्म 2x। ये निकल आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो yp इज इक्वल टू, अब ये सारी टर्म जो है इसको ले जाकर उधर डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगी जी, 1 ओवर डी क्यूब माइनस डी स्केयर प्लस 3d प्लस 5 ex साइन 2x। अब आपने ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, सीधा सा जैसे पहले किए थे उसी तरह से। एक चीज़ का डिफरेंट है कि यहाँ पे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करने लगे हैं, यानी e की पावर x को इधर शिफ्ट करना है, बाकी सारा काम वही है, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। और याद रखना है जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन आ रहा होगा तो शिफ्ट आपने एक्सपोनेंशियल ही करना है, तो दूसरा नहीं करना आपने। 1 ओवर साइन 2x यहाँ पे लिख दिया वैसे का वैसे। अब जब आपने शिफ्ट किया है तो e की पावर में देखिए कितना है, 1x है, तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, तो d की जगह पे d प्लस जो यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा वो रिप्लेस कर देना है, यानी d की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, d प्लस 1, और ऊपर क्यूब ऐसे ही, माइनस यहाँ पर भी d प्लस 1, यहाँ पे भी d प्लस 1 प्लस 5। अगर फर्ज करें यहाँ पे 2 आ जाता है तो d प्लस 2 यहाँ पे रिप्लेस कर देना था, बाकी सारा काम वही है जैसे हमने पहले किया। अब ये साथ वैसे ही चलता आएगा, साइन के हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है, जैसे आप करते रहें कि x के साथ जो टर्म पड़ी है उसका स्केयर लें, 4 बन जाएगा, उसके साथ माइनस लगा दें, -4 बन जाएगा, फिर डी स्केयर की जगह पे रिप्लेस कर दें। तो क्यूब और स्केयर ओपन करने के बाद और इनको कैलकुलेट करने के बाद आपने वही काम करना है, इसको कुछ नहीं करना है, ये साथ वैसे ही चलता रहेगा। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैं अभी पीछे करवा चुका हूँ, जहाँ पे 1x आ रहा था, यहाँ पे 2x है, तो आप लोगों ने इसको खुद ट्राई करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हमने उसकी एग्जांपल्स के बारे में बात की थी। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इससे अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। खुदा हाफिज़।